हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन प्लैनेट। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके बारे में डिटेल स्टडी पढ़ेंगे और सीबीएसई में से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सब इसमें स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी, डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद सभी तरीके के न्यूमेरिकल्स, डेफिनेशंस और जो कुछ भी इसके एग्जाम्पल्स हैं उसके थ्रू मैं आपको समझाऊँगा ये। तो सबसे पहले बात करें कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या, करंट है क्या। एक सिंपल डेफिनेशन करंट की कि करंट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ करंट। सो करंट इज़ डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, यहाँ पर एक टर्म आया है दैट इज़ रेट। रेट का मतलब क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दैट मीन्स जब कभी भी किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को हम देखें टाइम के हिसाब से, टाइम के अकॉर्डिंगली वो किस रेट पर फ्लो कर रहे हैं, दैट इज़ रेट। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, समझिए। कंसीडर करो ये एक वायर है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, वायर और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है। अब इस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पूरी तरीके से फिल है, ओके। दीज आर कॉल्ड एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब जैसे ही मैं एक बैटरी को अटैच करूंगा या सेल को मैं अटैच करूंगा, जिसका ये बड़े वाला टर्मिनल इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल, और ये जो छोटे वाला टर्मिनल इसको बोलेंगे नेगेटिव टर्मिनल, ओके। जैसे मैंने इस बैटरी को या सेल को अटैच किया, वैसे तो खैर ये सेल है, बैटरी नहीं है। बैटरी को हम कैसे डिनोट करेंगे, इस साइन से। ये आपका बैटरी का साइन है। ग्रुप ऑफ सेल्स, देखिए यहाँ पर कितने सारे सेल्स हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सेल को अटैच किया, ये हमारा वायर है, इंटरनल स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ उसका, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं फ्रीली। अब होगा क्या, जैसे ही हम बैटरी को अटैच करेंगे, ये बैटरी क्या करेगी, इन इलेक्ट्रॉन्स को एक पॉइंट पर कलेक्ट कर देगी, इकट्ठा कर देगी, जिससे क्या क्रिएट हो जाएगा, डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे अटैच करने के बाद यहाँ पर मैंने की को लगा दिया, जो कि ऑन और ऑफ का स्विच है। अच्छा, यहाँ पर समझना ध्यान से कि अगर ये साइन है, दैट मीन्स ये बैटरी क्या है, ऑफ है, करंट इज़ नॉट फ्लोइंग। और अगर इसके बीच में हम एक पॉइंट लगा देते हैं कुछ इस तरीके से, इसके अंदर ये ऑन है, करंट इज़ फ्लोइंग। तो मैंने क्या करा, इस बैटरी को, करंट को यहाँ पर ऑन कर दिया। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एक पॉइंट पर कलेक्ट हो जाएंगे। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो सारे एक पॉइंट पर कलेक्ट हो गए, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। दैट मीन्स डिफरेंस क्रिएट हो गया। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, हाई है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कंसंट्रेशन बहुत कम है। एंड वी नो दैट कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ है, वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगी। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, और इस तरीके से करंट फ्लो करने लग जाएगा। इसमें और सारी चीज़ें भी आती है, लेकिन वो हायर लेवल पर है, दैट इज़ ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, ये सब चीज़ें अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन अभी हम खाली ये पढ़ेंगे बेसिक लेवल का, हायर लेवल का मैं बाद में आपको समझाऊंगा। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं फ्रीली फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, और करंट फ्लो करने लग जाएगा। अब करंट का अगर फॉर्मूला देखें तो करंट, सबसे पहले करंट को डिनोट किससे करते हैं, करंट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल आई से।
ये करंट को डिनोट करने का तरीका है, कैपिटल I। अब इसका फॉर्मूला देखें तो I इक्वल्स टू Q बाई T, ये इसका फॉर्मूला होता है। कैसे आया वो समझते हैं। देखो यहाँ पर Q का मतलब क्या है, Q का मतलब है चार्ज, और कौन सा चार्ज, टोटल चार्ज। टोटल चार्ज मीन्स एक वायर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास टोटल चार्ज आता है। समझते हैं, जैसे कंसीडर करो ये एक मैंने वायर लिया और इस वायर के अंदर 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस वायर के अंदर 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका टोटल चार्ज हम कैसे निकालेंगे। टोटल चार्ज आएगा Q इक्वल्स टू NE करके। आपको पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैंने कितना लिखा है यहाँ पे 100, तो 100 ले लिया मैंने। और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, दैट इज़ 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना होता है और टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, इसको सॉल्व कर देंगे। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 प्लस 2, इसको सॉल्व किया तो 1.6 इंटू 10 की पावर -17, ये आ गया टोटल चार्ज। और चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलम्ब। हमेशा चार्ज की ऐसा यूनिट, चार्ज को हम कूलम्ब में लेंगे। तो I इक्वल्स टू Q बाई T में Q का मतलब क्या है, टोटल चार्ज, और T का मतलब क्या है, टाइम। तो देखो डेफिनेशन से ही हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं। डेफिनेशन में क्या था, रेट मतलब डिवाइड बाय टाइम। जहाँ पर भी रेट लिखा आ जाए किसी भी की भी डेफिनेशन में, वहाँ पर हम क्या करते हैं, उस क्वांटिटी को डिवाइड बाय टाइम कर देते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पर टाइम कर दिया, टाइम से डिवाइड कर दिया। और टाइम से किसको डिवाइड किया, इलेक्ट्रॉन्स को, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कौन शो कर रहा है, Q। क्यों, बिकॉज Q इक्वल्स टू NE। अब यहाँ पर करंट का एक और फॉर्मूला बन गया, I इक्वल्स टू NE बाई T, दैट इज़ द न्यू फॉर्मूला फॉर करंट, NE अपॉन T। इसके बाद आगे डिस्कस करेंगे कि इसकी SI यूनिट क्या होती है और उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो SI यूनिट की अगर बात करें तो करंट की SI यूनिट होती है एम्पियर। I इक्वल्स टू Q बाई T, और SI यूनिट ऑफ करंट क्या होगा, एम्पियर। ओके, मैंने आपको बताया था अभी चार्ज की SI यूनिट क्या होती है, कूलम्ब, और टाइम की SI यूनिट सेकेंड्स। कभी कभार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि डिफाइन 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर को हम डिफाइन कैसे करेंगे, सिंपल। देखो अगर मैं यहाँ पर 1 कूलम्ब रख दूँ, 1 कूलम्ब, और यहाँ पर मैं टाइम 1 सेकेंड रख दूँ, चार्ज मैंने कितना ले लिया, 1 कूलम्ब, और टाइम कितना ले लिया मैंने, 1 सेकेंड। तो ये किसके इक्वल आएगा, सॉल्व करके 1 एम्पियर के। दैट मीन्स व्हेन चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब flows through the wire for 1 सेकेंड। ओके, चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, 1 कूलम्ब का, कितने सेकेंड के लिए, 1 सेकेंड के लिए। देन करंट is said to be 1 एम्पियर। तो ये डेफिनेशन बार बार पूछी जाती है एग्ज़ाम्स के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ करंट। 2 टाइप के करंट होते हैं हमारे पास मेजरली। फर्स्ट वन इज
AC, सेकेंड इज DC। AC क्या होता है हमारा? ऑल्टरनेटिंग करंट, और DC क्या होता है हमारा? डायरेक्ट करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ फील्ड वाले चैप्टर में इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी मैंने खाली आपको बताया है कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ करंट है, AC और DC। थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट, इस करंट में डायरेक्शन ऑफ करंट एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर चेंज होती रहती है और इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनता है, ओके। और डायरेक्ट करंट में करंट की डायरेक्शन स्टैटिक ली जाती है, चेंज नहीं करते। नेक्स्ट अब कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं करंट के ऊपर। तो स्टूडेंट्स एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले मैंने आपको फॉर्मूला बताया I = Q/T का। एक तो फॉर्मूला हमने ये पढ़ा, दूसरा फॉर्मूला हमने ये पढ़ा अभी तक का Q = NA। तो हम इस फॉर्मूले को यूटिलाइज करके इस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी देखो ये 1 कूलम, सबसे पहले हम देखेंगे न्यूमेरिकल हमें गिवन क्या है। 1 कूलम, ये 1 कूलम क्या है हमारा? चार्ज। दैट मीन्स ये हमें Q की वैल्यू गिवन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वी हैव टू फाइंड, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड n की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। और हमें पता है कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19। तो इजीली सॉल्व हो गया। वैल्यू पुट करते हैं। Q कितना लिया? 1 कूलम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें फाइंड आउट करने हैं और चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा? n = 1/1.6 × 10⁻⁻19। सबसे बड़ी दिक्कत आती है इसको सॉल्व करने में। इसको सॉल्व कैसे किया जाता है पहले इसको देखते हैं। देखो ये 10⁻⁻19 है। अगर मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर दूंगा तो 10⁻+19 हो जाएगा, 10 की पावर पॉजिटिव हो जाएगी, अपॉन में 1.6 आएगा। मैंने क्या करा, इस पॉइंट को भी हटाया और इसको 10⁻1 लिख दिया, ओके। अब मैं इसमें से एक जीरो और ले लेता हूँ, कितना बचेगा यहाँ पर? 100। एक जीरो मैंने यहाँ से ले लिया और एक जीरो ये रहा ऑलरेडी, तो ये कितना हो गया? 100। और ये कितना बच गया? 10⁻18। अपॉन में क्या बचा? 16। क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? ये तो ईज़िली सॉल्व हो गया। 50/8 25/4। इसको सॉल्व करोगे तो लगभग आएगा 6.25 × 10⁻18। दैट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको हमने ईजिली सॉल्व कर लिया। इसको मैं दोबारा समझा देता हूँ। सबसे पहले आप ये जो माइनस वाली पावर है इसको ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस हो गया, ये यहाँ से पॉइंट हटाया तो यहाँ पर 10 आ गया। अब मैंने इसमें से एक तरीके से वैल्यू ऐसी निकाल ली, या आप इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर 2 5 8 5/8 को जब आप सॉल्व करोगे तो यही आएगा अप्रॉक्स 6.25। तो ये हमारा न्यूमेरिकल था। और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। एक और न्यूमेरिकल है, एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग in a circular path of radius 2 meter, okay।
कैलकुलेट द करंट। एक इलेक्ट्रॉन जो है, क्वेश्चन क्या है समझना, एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से कुछ सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, ओके। और हमें पता है जब भी एक मूविंग इलेक्ट्रॉन होगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी एमिट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म होगी, करंट फॉर्म होगा। तो जब एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है और इसका रेडियस कितना है 2 मीटर, हमें करंट कैलकुलेट करना है। देखो स्टूडेंट, I = Q/T होता है, हम सबको पता है। और यहाँ पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, दैट मीन्स Q की वैल्यू कितनी हो गई, n = 1 × 1.6 × 10⁻⁻19। दैट मीन्स Q की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई, ओके। करंट हमें कैलकुलेट करना है। अब बाकी जो भी वैल्यूज़ हमें गिवन है उसमें से हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम कैसे निकालेंगे, सर्कुलर पाथ है तो इसका टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो जाएगा 2πr, और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है इसमें 2πr, क्योंकि सर्कुलर पाथ में डिस्टेंस हम क्या लेते हैं 2πr लेते हैं। टाइम वी हैव टू कैलकुलेट। स्पीड इसकी मैं और ले लेता हूँ, स्पीड कितनी है, स्पीड है मान लो 0.5 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी स्पीड दे रखी है गिवन है। तो स्पीड कितनी हो गई 0.5। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 × 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 2/0.5, पॉइंट आया 10। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 8 × 22/7। ये जो वैल्यू आई है ये हमारी टाइम की वैल्यू आई है। इस टाइम की वैल्यू को मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पर। तो कुल मिलाकर I = Q/T था। Q की वैल्यू हमने यहाँ निकाली हुई है 1.6 × 10⁻⁻19, और टाइम हमारा सॉल्व करके कितना आ रहा है 8 × 22, 7 रेसिप्रोकल होके ऊपर चला गया। इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे, पॉइंट आया 10 आ गया। तो 7 × 10⁻⁻19 अपॉन में ये हमारी वैल्यू आ गई, एंड ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज़ एम्पियर। दैट मीन्स I = 7 × 10⁻⁻19 अपॉन में 110 एम्पियर। नेक्स्ट हमारा अब टॉपिक रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस का। अभी हमने पढ़ा था करंट, अब पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। फ्रेंड्स, पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिनोट किससे करते हैं, सबसे पहले तो ये बात, पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिनोट करेंगे कैपिटल V से। हमेशा ये कैपिटल रहेगा, कैपिटल V से इसको डिनोट करते हैं। जैसे करंट को हमने डिनोट किया था I से, कैपिटल I था करंट को डिनोट करने का तरीका, वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस को हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल V से डिनोट करेंगे। अच्छा, अब इसकी डेफिनेशन या फिर इसका फॉर्मूला कैसे ड्राइव करते हैं वो बात करते हैं। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको समझाया था कि अगर मान लो ये एक वायर है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके अंदर, बिकॉज वायर्स या कंडक्टर्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स, और उन मेटल्स के अंदर क्या होंगे, एटम्स होंगे, और उन एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में मूव करते रहते हैं, जिगजैग डायरेक्शन। कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहा है, कोई यहाँ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, कोई यहाँ इलेक्ट्रॉन, किसी भी डायरेक्शन में रैंडम मोशन होती है इनकी, रैंडम डायरेक्शन है। तो इलेक्ट्रॉन्स ये मूव करते रहते हैं ऐसे, ओके। अब बैटरी का क्या काम होता है या सेल का क्या काम होता है। मान लो मैंने यहाँ पर
इसी वायर के अंदर बैटरी को अटैच किया, ये इसका पॉजिटिव, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल, ये बैटरी आपने इसके अंदर अटैच कर दी, सेल अटैच कर दिया, और यहाँ पर एक की को ज्वाइन कर दिया था। की को अभी तो ये ऑफ है, इसमें से करंट फ्लो नहीं कर रहा। जैसे ही आप की को ऑन करोगे, उसका मैं नेक्स्ट डायग्राम बनाता हूँ एक और। ये मान लो सेल था, पॉजिटिव और नेगेटिव, और ये आपका बैटरी। जैसे ही आपने की को ऑन किया, ऑन करते के साथ ही ये बैटरी क्या करेगी, ये एज अ लेबर वर्क करती है। ये इन सभी इलेक्ट्रॉन्स को एक टर्मिनल पर कंसंट्रेट करना स्टार्ट कर देगी, उनको कलेक्ट करना स्टार्ट कर देगी। इलेक्ट्रॉन्स जितने भी यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाएंगे, इधर की तरफ, और एक ग्रेडियंट इनके बीच में फॉर्म हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और दूसरे टर्मिनल पर, दूसरे एंड पर इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाएगी। तो आप ये देखो, बैटरी ने जब इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से, इस पॉइंट से, ये मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ एक तरीके से, कि मैंने ज़ूम किया हुआ बस खाली, इस वायर को दो पार्ट्स में मान लो मैंने डिवाइड कर दिया। ओके, तो बैटरी ने जब ए पॉइंट से, ए एंड से बी एंड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स को जब पुश किया, तो कुछ वर्क डन करना पड़ा होगा इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, चार्ज के ऊपर। वही वर्क डन को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में लिखते हैं। कैसे समझते हैं, V इक्वल्स टू W/Q। कैसे आया फॉर्मूला, W इज़ द वर्क डन बाय बैटरी या सेल, वर्क डन बाय बैटरी या सेल। किस पर वर्क डन किया गया, वो वर्क डन किया गया इन चार्जेस के ऊपर, इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से यहाँ पर पुश किया गया, तभी तो वर्क डन हुआ, उन्हीं के ऊपर ही तो वर्क डन हुआ, दैट इज चार्ज। और उसी की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, जिसको हमने डिनोट किया V से, पोटेंशियल डिफरेंस। और जैसे ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, तभी करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। दैट मीन्स अल्टीमेट सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, दैट इज़ बैटरी। बैटरी क्या करती है, बैटरी या सेल क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करेगा, और उस पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करने की वजह से करंट या फिर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, जिसको हम बोल देते हैं दैट इज़ करंट। हालांकि अगर आप वायर को नॉर्मल किसी बैटरी से अटैच ना करो, फिर भी उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं, लेकिन उनका जो मोशन होता है वो कैसा होता है, रैंडम मोशन होता है। रैंडम डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करते। लेकिन जब हम उसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में मूव करते हैं, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और तब जाकर करंट फॉर्म होता है। अब बात करते हैं कुछ कि इसकी SI यूनिट क्या होती है पोटेंशियल डिफरेंस की। तो दोस्तों, W इज़ वर्क डन, एंड वी ऑल नो दैट कि वर्क डन की SI यूनिट क्या है। वर्क डन को हम मेज़र करते हैं जूल्स में, चार्ज को हम मेज़र करते हैं कूलम्ब में। V इक्वल्स टू वर्क डन की SI यूनिट जूल्स एंड चार्ज की SI यूनिट कूलम्ब। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाता है जूल पर कूलम्ब, विच इज़ इक्वल्स टू 1 वोल्ट। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। जिस तरीके से करंट की SI यूनिट क्या थी, एम्पियर थी, पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट क्या होगी, वोल्ट होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट क्या होती है, मैंने अभी बताया आपको। पोटेंशियल डिफरेंस SI यूनिट होती है वोल्ट।
कभी कभार क्वेश्चन ये भी आता है, डिफाइन 1 वोल्ट। तो हम 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? सिंपल है, बहुत सिंपल। जैसे मान लो आप पोटेंशियल डिफरेंस का अगर फॉर्मूला देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था? वर्क डन अपॉन में चार्ज, और वर्क डन की ऐसा यूनिट क्या थी? जूल, और चार्ज की ऐसा यूनिट कूलम। तो अगर मान लो मैं वैल्यू 1 रख दें अगर हम, तो ये कितना आ जाएगा? 1 वोल्ट। दैट मीन्स व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क is done to carry 1 coulomb charge. Okay, when 1 joule of work is done, आप 1 जूल का वर्क डन कर रहे हैं, किसके लिए? टू कैरी 1 coulomb चार्ज, then potential difference is said to be 1 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? 1 वोल्ट का हो जाएगा। तो इस तरीके से हम पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट को डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद है कुछ न्यूमेरिकल्स। जैसे क्वेश्चन है, कैलकुलेट द work done when current of 5 ampere is flowing through the wire in 2 seconds when potential difference across the wire is 10 वोल्ट। ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? देखो उसने पूछा क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन में देखो आप कि उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है और क्या गिवन है। वर्क डन कैलकुलेट करना, ये हमें निकालना है। करंट कितना फ्लो कर रहा है? करंट है 5 एम्पियर। दैट मीन्स आई दे रखा उसने 5 एम्पियर का। फ्लोइंग थ्रू द वायर इन 2 सेकेंड्स या 2 सेकेंड्स, ऐसा यूनिट से भी पता लग जाता है। टाइम कितना है? 2 सेकेंड्स है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 10 वोल्ट है। मतलब V कितना दे रखा है उसने? 10 वोल्ट का। और कैलकुलेट क्या करना है हमें? वर्क डन। अब स्टूडेंट इसमें हमें 3 वेरिएबल तो दे रखे हैं, एक पूछा है। इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं इसमें से 2 फॉर्मूला को यूज़ करके वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा। 2 फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। कैसे? सबसे पहले मैंने फॉर्मूला लगाया I = Q/T। ये फॉर्मूला हम यूटिलाइज़ करा मैंने। I की वैल्यू कितनी है? 5। चार्ज हमें कैलकुलेट कर लिया पहले मैंने, और टाइम कितना दे रखा है? 2। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मान लो मुझे वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन पोटेंशियल डिफरेंस का क्या रिलेशन होता है? V = W/Q, ये रिलेशन होता है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है मेरा? 10। ये मैंने 10 पुट करा। वर्क डन कैलकुलेट करना है और मेरे पास चार्ज भी नहीं है। तो अगर कंसीडर करो आप यहाँ से चार्ज को कैलकुलेट कर लो, तो चार्ज कितना आ जाएगा? 10 कूलम। इस 10 कूलम को हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, और जब आप यहाँ पर पुट करोगे तो वर्क डन कितना आ जाएगा? 10 = W/10। दैट मीन्स सॉल्व करके कितना आ गया? 100। और वर्क डन की ऐसा यूनिट क्या है? जूल्स। इसका मतलब कितना वर्क डन हुआ? 100 जूल्स का वर्क डन हो गया। अभी तक मैंने आपको 2 टॉपिक पढ़ाए हैं। पहला टॉपिक करंट, उसकी ऐसा यूनिट बताई है, उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स कराए हैं, और भी न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। और उसके बाद मैंने आपको टॉपिक बताया है पोटेंशियल डिफरेंस, उसकी भी मैंने ऐसा यूनिट, उसका डेफिनेशन और न्यूमेरिकल्स 1-2 करवाए हैं, और न्यूमेरिकल्स करवाने बाकी हैं अभी थोड़े। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ओम्स लॉ। देखो ओम्स लॉ क्या कहता है, एक इसको बहुत सिंपल व्यू में समझाता हूँ आपको। कंसीडर करो
ये एक बल्ब है जिसको आपने 10 वोल्ट बैटरी के साथ अटैच कर दिया। ओके, केस फर्स्ट लिया। केस सेकंड लेते हैं। सेम एक बल्ब लिया मैंने और इसको 100 वोल्ट बैटरी के साथ अटैच कर दिया। अच्छा, यहाँ पर रेजिस्टेंस मैंने दोनों का सेम रखा है। मैं बताऊँगा अभी रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस सेम है दोनों बल्ब का, इस वाले बल्ब का भी और इस वाले बल्ब का भी रेजिस्टेंस सेम है। तो आप मेरे को ये बताओ कि केस फर्स्ट और केस सेकंड दोनों में से इसमें 10 वोल्ट की बैटरी है और इसमें 100 वोल्ट की बैटरी है, किसमें बल्ब का जो करंट पास होगा, किसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट पास होगा, कौन सा बल्ब तेज़ी से चलेगा? तो ऑब्वियस ही बात है, हर किसी का आंसर होगा 100 वोल्ट वाला बल्ब। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा लगा है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कम लगा है। यहीं से ओम्स का लॉ ड्राइव होकर निकलता है। कैसे? ओम्स ने ये बोला कि जो करंट है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ आपको। करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब आप जितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ बल्ब या फिर वायर्स, उतना ही करंट फ्लो करेगा थ्रू द ऑब्जेक्ट। अगर मान लो आपने 10 वोल्ट की बैटरी अप्लाई करी है तो इसमें कम करंट फ्लो करेगा। आपने 100 वोल्ट की बैटरी अप्लाई करी है या सेल अप्लाई किया है तो उसमें ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। बहुत सिंपल लैंग्वेज में करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? इफ़ पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेस देन करंट ऑल्सो इंक्रीजेस। ये इंक्रीज का साइन है। एंड इफ़ पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज देन करंट ऑल्सो डिक्रीज। अगर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करते हैं तो करंट भी इंक्रीज होगा, अगर इसको डिक्रीज करोगे आप तो करंट भी डिक्रीज हो जाएगा। तो डायरेक्टली डिपेंडेंट है करंट किसके ऊपर? पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। अच्छा, अब आपको एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब कभी भी हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आता है तो हम उस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिमूव कर देते हैं और उसकी जगह पर क्या लगाते हैं? एक इक्वल्स टू का साइन, और साथ में एक कांस्टेंट लगाएंगे। अब ये कांस्टेंट क्या है? ये कांस्टेंट वो सारी वैल्यूज़ का निचोड़ होता है जिसके अदर सब्सटेंसेस, अदर चीज़ें जिसके ऊपर ये करंट डिपेंड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर वो कांस्टेंट क्या है? R, जिसको हम डिनोट 1/R, जिसको हम डिनोट करेंगे किससे? रेजिस्टेंस से। अभी समझते हैं रेजिस्टेंस क्या है। तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के एक इक्वल्स टू का साइन लगा दिया, साथ में एक कांस्टेंट लगा दिया 1/R, और V तो हमारा था ही ऑलरेडी ऐसे ही। ये रेजिस्टेंस R है। कुल मिलाकर हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया? I = V/R, या फिर V = R × I। ये हमारे पास फॉर्मूला आया। इसको हम क्या बोलते हैं? ओम्स रिलेशन। क्या बोला जाता है इसको? ओम्स रिलेशन। ओके, तो V = RI, ये हमारे पास ओम्स रिलेशन बना, जिसमें हमें पता है V क्या है? हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, R क्या है? रेजिस्टेंस, एंड I क्या है? करंट। दिस इज नोन एज ओम्स रिलेशन। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, अब ये ये जो रेजिस्टेंस है, ये देखते हैं कि ये कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है और ये होता क्या है एक्चुअल में, रेजिस्टेंस है क्या और ये कैसे आया। अच्छा, कंसीडर करो आप, ये वायर है और ये आपने इसके साथ बैटरी जो अटैच कर दी थी यहाँ पर,
इसका मैं अभी इसका सर्किट डायग्राम भी बताऊंगा आपको। ये आपने यहाँ पर की को अटैच किया था, की क्लोज्ड है और करंट फ्लो कर रहा है, इसको क्लोज्ड की बोलते हैं या फिर ऑन, करंट फ्लोइंग। तो एक तो मैंने रिलेशन आपको बताया था कि आप जितने वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करोगे उतना ज़्यादा करंट फ्लो कर जाएगा। अगर आपने 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया यहाँ पर तो कम करंट फ्लो करेगा, अगर आप 50 वोल्ट का लगा रहे हो तो ऑब्वियसली बात है ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। तो करंट एक तो डायरेक्टली इसके ऊपर डिपेंडेंट ही है, लेकिन अदर फैक्टर्स भी होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो करंट यहाँ पर फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स एक अपोजिंग फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे और उसी अपोजिंग फोर्स को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। दैट मीन्स व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इट इज डिफाइंड एज opposing force in the flow of current। करंट जो फ्लो करेगा उसमें अपोजिंग फोर्स क्रिएट जो होता है दैट इज़ रेजिस्टेंस। और ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड होता है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं पढ़ेंगे उसके बारे में। फैक्टर्स फॉर रेजिस्टेंस, इसमें से सबसे पहला जो फैक्टर है वो है लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर कैसे? रेजिस्टेंस कैसे लेंथ पर डिपेंड करता है कंडक्टर की, थोड़ा समझते हैं। मैंने इसके लिए 2 केस बनाए। केस फर्स्ट लेते हैं। केस फर्स्ट में मैंने एक वायर लिया या एक कंडक्टर लिया जिसकी लेंथ है 5 मीटर, 5 मीटर जिसकी लेंथ थी, ऐसा एक कंडक्टर मैंने ले लिया। और केस सेकंड में मैंने एक दूसरा वायर लिया थोड़ा सा लंबा जिसकी लेंथ है 10 मीटर। दोनों के अक्रॉस बैटरी को अप्लाइड कर दिया या सेल को अप्लाइड किया। लेंथ ऑफ कंडक्टर इसको हम समझते हैं 2 केसेस के थ्रू, केस फर्स्ट और केस सेकंड। केस फर्स्ट में मान लो मैंने लिया एक वायर और उसकी लेंथ मैंने ली अप्रॉक्स 5 मीटर के और इसको कनेक्ट कर दिया एक सेल या बैटरी से। ओके। और केस सेकंड में थोड़ा सा मैंने लेंथ को और बढ़ा दिया और इसकी लेंथ मैंने ले ली 10 मीटर, ठीक है। और इसको कनेक्ट कर दिया एक दूसरी बैटरी से। अब किस वाले केस में, केस फर्स्ट और केस सेकंड में से इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो ईज़िली फ्लो कर पाएंगे या फिर रेजिस्टेंस जिसमें कम होगा? इस वाले केस में ऑब्वियस सी बात है रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की जो ट्रैवलिंग होगी वो ज़्यादा होगी। इस वाले केस में इलेक्ट्रॉन्स को कम डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो इसलिए उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही हमने लेंथ को इंक्रीज़ किया, लेंथ ऑफ कंडक्टर इंक्रीज़ हुआ, रेजिस्टेंस क्या हुआ? इंक्रीज़ हो गया। इस वाले केस को अगर हम कंसीडर करें तो, और इस वाले केस में लेंथ ऑफ कंडक्टर कम था तो रेजिस्टेंस भी क्या हो गया? कम हो गया। दैट मीन्स डायरेक्टली डिपेंडेंसी का केस आ गया। इसका मतलब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। यहाँ से हमारा एक फैक्टर कैलकुलेट हो गया। अब दूसरे फैक्टर की बात करते हैं।
सेकंड फैक्टर है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। समझते हैं इसको। मैंने दो केस बनाए अगेन इसके लिए, केस फर्स्ट, केस सेकंड। केस फर्स्ट में मैंने एक वायर लिया जिसका एरिया जो था, या रेडियस बोल सकते हैं इसको, थोड़ा कम लिया मैंने, और इसको एक बैटरी के साथ या सेल के साथ अटैच कर दिया। ये मान लिया मैंने इसका एरिया लिया है क्रॉस सेक्शन का 2 मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर मैंने एक थोड़ा वायर लिया ऐसा जिसका एरिया ज़्यादा था, और इसको अगेन एक बैटरी के साथ अटैच कर दिया। ओके, इसका मैं एरिया ले लेता हूँ 4 मीटर स्क्वायर। किसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, किस वाले केस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ईजिली फ्लो करेंगे, इस वाले में या इस वाले में? ऑब्वियस ही बात है, इसमें फ्री स्पेस ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ईजिली मूव कर पाएंगे। यहाँ पर फ्री स्पेस कम है तो इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक दूसरे से टकरा सकते हैं, या फिर वो इसके पेरीफेरी से भी टकरा सकते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। इस वाले केस में रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स के पास सफिशिएंट स्पेस है, वो ईजिली मूव कर सकते हैं। तो हमने ये देखा कि जैसे ही आपने एरिया को कम किया रेजिस्टेंस बढ़ गया, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। और इस वाले केस में हमने एरिया को इंक्रीज़ किया, रेजिस्टेंस कम हो गया। कौन सा केस आ गया, डायरेक्टली डिपेंडेंसी या इन्वर्सली डिपेंडेंसी? तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला केस आ गया। दैट मीन्स रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को हम कैसे लिखते हैं, 1 में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। Resistance is inversely proportional to the area of cross section of conductor. तो फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या थी हमारी, R is directly proportional to L, एंड सेकेंड इक्वेशन क्या हुई हमारी, R is inversely proportional to area A। अगर दोनों को कंबाइन करें, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकेंड मान लेते हैं, दोनों को हम कंबाइन करें तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होगा हम इसको रिमूव करेंगे, और रिमूव करने के बाद वहाँ पर इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे और साथ में एक कांस्टेंट लगाएंगे। ओम्स लॉ वाले केस में हमारा कांस्टेंट क्या था, रेजिस्टेंस, लेकिन यहाँ पर हमारा कांस्टेंट क्या होगा, रेजिस्टिविटी, जिसको हम डिनोट करते हैं इस साइन से, रेजिस्टिविटी L में एरिया। R क्या है हमारा, रेजिस्टेंस है, L क्या है हमारा, लेंथ ऑफ कंडक्टर है, A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एंड ये जो साइन है इसको हम बोलते हैं रो, RHO, और इसको क्या बोला जाता है, रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसके बारे में अभी अब डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये राइज होता है, अभी हमने पढ़ा था R इक्वल्स टू रो L बाई A। ये जो रेजिस्टिविटी है ये है क्या, और रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस है? तो हम इसको एक डिफरेंस के थ्रू इन डिफरेंसेस को पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। देखो
रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि अपोजिंग फोर्स इन द फ्लो ऑफ करंट, दैट इज रेजिस्टेंस. इट इज़ द अपोजिंग फोर्स इन द फ्लो ऑफ करंट. बट रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी थोड़ा सा हम इस टर्म्स में समझे. कंसीडर करो मैंने एक ऐसी वायर ली जिसकी लेंथ मैंने ले ली 1 मीटर और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने ले लिया 1 मीटर स्क्वायर. जिसकी लेंथ कितनी लिया है 1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना लिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर. तो ये दोनों 1 1 हो गए. हमारे पास बचा क्या? R इक्वल्स टू रो के. That means what is resistivity? Resistivity, it is the resistance of wire, resistance offered by the wire. किस कंडीशन में? स्पेसिफिक कंडीशन. When length of wire is 1 meter and area of क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज 1 मीटर स्क्वायर. दैट मीन्स लेंथ कितनी रख दूँ? 1 मीटर रख दूँ और एरिया कितना रख दूँ? 1 मीटर स्क्वायर रख दूँ. तो जितना रेजिस्टेंस ऑफर्ड होगा किसी वायर के थ्रू उसको हम क्या बोलेंगे? रेजिस्टिविटी बोलेंगे. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. और इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? ओम मीटर. मैं ड्राइव करके दिखाता हूँ आपको कि इसकी एसआई यूनिट को ड्राइव कैसे करें. देखो R इक्वल्स टू रो एल बाई होता है. इसकी एसआई यूनिट है मीटर और एरिया की एसआई यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर. 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया. क्या बचा? और इसकी एसआई यूनिट क्या है? ओम. दैट मीन्स इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी हमारे पास? ओम मीटर. एंड रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट सबको पता है, दैट इज़ ओम होती है. एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम और इसको इस साइन से डिनोट करते हैं. ओके. नेक्स्ट अब कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं. अच्छा, एक डिफरेंस और जो मेन डिफरेंस है इसका, जो रेजिस्टिविटी होगी इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर. इट डज़ नॉट डिपेंड अपॉन द लेंथ एंड एरिया. आप फॉर एग्जांपल मान लो आपने सिल्वर की वायर ले ली तो आप चाहे वो 1 मीटर की लो, आप चाहे कितने मर्जी मीटर की लो, उसकी जो रेजिस्टिविटी होगी वो सेम रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी. तो व्हाट इज़ रेजिस्टिविटी जो होगी वो किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगी. एंड सेकंड किस पर डिपेंड करेगी? मटेरियल ऑफ कंडक्टर. ओके. और रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो रेजिस्टेंस में 2 फैक्टर्स और जुड़ जाते हैं. ये तो होता ही है, साथ में 2 फैक्टर्स और जुड़ जाते हैं, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. इन दोनों पर भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस. बट ये ध्यान रखने वाली बात है कि रेजिस्टिविटी इन 2 फैक्टर्स पर, लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करती. ये सिर्फ किस पर डिपेंड करती है? मटेरियल पर और टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर पर. इसके ऊपर अब जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं या ओम्स लॉ के ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, डायग्राम्स हैं, वो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूँगा. आप वो तब तक का इसको टिल देन आप इसको अच्छी तरीके से समझिए. जो भी डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए और मैं होप सो मैं उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा.